नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हमारे पास है ऐसी शख्सियत जिन्होंने किसान परिवार में जन्म लिया, डॉक्टरी की और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। वो आज बताएंगे हमें इस किसान आंदोलन को लेकर के। नमस्कार भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। संदीप जी, आपका स्वागत है। आपका चैनल, यूट्यूब चैनल बदलाव की ओर के माध्यम से आप बहुत से विषयों को लेकर बहुत ही जागरूक हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आज किसान आंदोलन चल रहा है, जगह जगह धरने हो रहे हैं, हर बॉर्डर पर किसान बैठा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? संदीप जी, मैं एक किसान परिवार से हूं और जिस प्रकार से आज सड़कों पर इस सर्दी के मौसम में जो किसान भाई बैठे हैं, मैं भी उनकी प्रक्रिया को देखकर आहत हूँ। मुझे लगता है कि जो ये किसान आंदोलन है, ये कुछ सीमित ऐसे लोगों द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक आंदोलन है जो सही मायनों में देखा जाए तो किसान के कंधे पर बंदूक रख के एक बात कहने की कोशिश है ये। जी डॉक्टर साहब, आज इस आंदोलन में हम देख रहे हैं किसान और कई इसमें ये भी लगी हुई हैं समितियां, किसान समितियां। क्या असली किसान यहाँ पर मौजूद हैं? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खालिस्तान के नारे लगते हैं और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। इससे भी पहले सबसे ज़रूरी है ये बात समझना कि ये जो किसान बिल है, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने जो बिल पारित किया है या बिलों में संशोधन किया है जी, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है जी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरपूर्वक एक बात किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो पहली व्यवस्थाएं थी, जो मंडी की व्यवस्था थी, एमएसपी की व्यवस्था थी, उन सब को किसी भी चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने उसको टच नहीं किया है। वो यूं की यूं व्यवस्थाएं आज भी जारी हैं। उनके अंदर ऐसे संशोधन किए गए हैं जिसके कारण से किसानों की तरक्की, उन्नति और उनकी आय में वृद्धि होगी। उस चीज़ को आज देख के मेरा ये मानना है कि जो विपक्षी दल हैं, जिन्होंने 60-65 साल इस देश पे राज किया और जो किसानों के लिए वो कुछ कर नहीं पाए, वो इस व्यवस्था को देखकर उनको लगता है कि किसानों के हित में इतनी बढ़िया बात जो मोदी जी ने की है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो और भी आगे ना बढ़े और उसको रोकने के लिए या मोदी जी की इस गतिपूर्ण जो देश की जो व्यवस्थाओं में जो सुधार करने की जो गति है, उस पर विराम लगाने के लिए या अपने राजनीतिक वर्चस्व बचाने के लिए मुझे लगता है किसानों को एक मोहरा बनाया गया है। बढ़िया है तो विरोध क्यों? अगर इसकी सारी मूल बातों को आप समझोगे तो विरोध शब्द दब के रह गया है जी। सही नीयत से देखा जाए तो जो किसान वहाँ बैठे हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिशत ही किसान ऐसे भोले वाले हैं, अन्यथा ज़्यादातर वो किसान का रूप लेकर वहाँ लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी और सब तरह से हम भी देख रहे हैं कि उसमें अलग अलग तरह के विचार के लोग इन लोगों को प्रयोग कर रहे हैं। इनके कंधे पर बंदूक रख कर विपक्षी पार्टियाँ इन भोले भाले लोगों के माध्यम से अपना एक हल या अपने लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो किसान बिल है, ये किसान बिल किसानों के हित में है, किसानों की आय वृद्धि करने के लिए है, किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए है। और आज तक जो किसान दबा कुचला रहा, जो किसान जिसने अपनी इतनी मेहनत और पैसा लगाकर जो उपज पैदा की, उसके बीच में जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था इस तरह का रूप ले चुकी थी कि किसान कम खा रहा था और बिचौलिए ज़्यादा इसमें अपना घर बना रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत बिचौलियों को है या विपक्षी दलों को है, तो किसानों को नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि आंदोलन में बिचौलियों के जरिए जो आड़ती शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, आड़तियों की उसमें आड़ में हो रहा है। मैं किसान परिवार से हूँ और बहुत छोटे से मैं देखता रहा हूँ कि हम कितनी मेहनत कर जो फसल पैदा करते थे और उसको हम मंडी में लेकर जाते थे, तो उसके रूप में हमें जो प्राप्त होता था उससे ज़्यादा प्राप्त
बिचौलियों को होता था। जी आज किसान और उसके परिवार वहीं खड़े हैं और बिचौलिए आज धनाढ्य हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? यही सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ये किसान बिल है। जी इसमें जो बिचौलिए हैं वो बाहर कर दिए गए हैं, जी सीधे किसानों को अधिकार दे दिए गए हैं। आप देखिए, जब हम अपने उपज को एक सीमित दायरे में बेचेंगे जी तो हमारे ऊपर एक बंधन था। जी आज इस बिल के आधार पर आप अपनी फसल के दाम यदि आपको अपने स्टेट से बाहर कहीं मिलते हैं तो उसको बेचने की आपको आज़ादी मिली हुई है। दूसरी बात, ये जो उपज है इसका मूल्य यदि आपको आपकी मंडी में अच्छा मिलता है तो आप वहाँ बेचिए। जी वो व्यवस्था कहीं छेड़ी नहीं गई है, उस व्यवस्था को एज इट इज़ रखा गया है। एमएसपी को भी यूं का यूं रखा गया है और आपकी सारी सुविधाएं वो रहते हुए भी अन्य सुविधाओं को आपको प्रदान किया गया है। इसमें ज़्यादातर विरोध हुआ था एमएसपी के को लेकर के, और दूसरा था किसान शिकायत कहाँ करें अगर एमएसपी पर उनका गेहूं नहीं लिया जाता या अनाज नहीं लिया जाता, जो भी उसकी शिकायत कहाँ करें, उसको लेकर के चल रहा था ये मुद्दा। संदीप जी, ये जो किसान और किसान से उत्पन्न जो पैदावार, इस व्यवस्था के अंदर देश की 70% आबादी इससे जुड़ी हुई है। जी कोई सीधे जुड़ा हुआ है, कोई अप्रोक्ष रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। जी जो एमएसपी की बात को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, किसानों को, वो बात सत्य नहीं है। जी सरकार कहती है कि एमएसपी की व्यवस्था इसी तरह से रहेगी, उसका मूल्यांकन भी उसी तरह से रहेगा। जी इसके अलावा किसान की ज़मीन को लेकर कुछ भ्रम पैदा किए जा रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जो बड़े व्यापारी लोग होंगे वो किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहित कर लेंगे या उसको हड़प लेंगे। ये व्यवस्था की बात बिल्कुल गलत लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। और रही बात इसकी कि व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तन को देखते हुए बहुत सारे कानून किसान के हक में हैं। नहीं, जैसा उसमें कानून में दिया गया था कि हम अपनी शिकायत एसडीएम तक ही कर सकते हैं, बिल्कुल उससे ठीक। ऊपर नहीं कर सकते। देखिए, तो मान लो एसडीएम अगर नहीं मानता तो फिर वो किसान कहाँ जाएगा? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जब एक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और उसके लिए भारत सरकार ये कह रही है कि आपके साथ कोई भी किसी तरह का अन्याय होता है या आपको कोई शिकायत है तो आप एसडीएम लेवल पर अपनी शिकायत करें और 3 दिन में उस शिकायत का निपटारा होगा। 3 दिन में निपटारा नहीं होता है तो उसके लिए आगे की व्यवस्था, जैसे जैसे इस व्यवस्था के अंदर जो त्रुटियां आएंगी उस व्यवस्था को करने के लिए समय चाहिए। क्योंकि 70% आबादी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, उसके डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। वो भी भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस बात को अपने संज्ञान में लिए हुए है। कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी तो उस व्यवस्था पर भी विचारणीय मुद्दे सरकार के संज्ञान में हैं। लेकिन जब बिल बनाया गया, बिल के दौरान ये चीज़ें क्यों नहीं दी गई कि एक एसडीएम तक ही उसको रोक दिया गया, सीमित कर दिया गया? तो कोर्ट का क्यों नहीं दिया गया इनको आश्वासन? पहली बात तो ये कि जो एसडीएम लेवल पर शिकायत जाएंगी उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। जी, कानून में जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, एसडीएम लेवल पर ही वो सारे निपटारे हो जाएंगे। दूसरी बात, देश की जो कानून व्यवस्था को लेकर जो एक तंत्र विकसित है उस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा भार है और इसको एकदम सीधे उससे जोड़ने के कारण देश की कानून व्यवस्था चरमराने का भी भय है। क्या पहले नहीं जुड़ा था? नहीं, जुड़ा हुआ था, लेकिन इस जो संशोधन किए गए हैं इसमें इसकी सीमा तय कर दी गई है कि एसडीएम लेवल पर ये मुद्दे तय कर दिए ही जाएंगे। उसके लिए कुछ क्लॉज डाल दिए गए हैं, किसान के हित में है। उसमें एक बाकायदा एक वो प्रावधान किया गया है कि इन मुद्दों को निगरानी में रखते हुए एसडीएम फैसले देगा। तो किसान के हक में होगा तो किसान के हक में मिल जाएगा। जैसे हर केस का यही होता है कि अगर मान लो कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे चलता है, क्या किसानों का ऐसे नहीं चल सकता था? ये एक इनिशियल स्टेज पर एक व्यवस्था है, इसमें जैसे जैसे दिक्कतें आएंगी उसी तरह से इनके प्रावधान बदले भी जा सकते हैं। संशोधन तो संविधान के अंदर होते रहे हैं, तो इसी तरह से इनमें संशोधन की आवश्यकता आएगी तो सरकारें इसका व्यवधान इसका वो करने के लिए तत्पर रहेंगी। मेरा फिर वही क्वेश्चन आता है कि संशोधन
किया जाएगा, लेकिन अब क्यों नहीं किया गया बिल के अंदर? मैंने आपको बताया कुछ सरकार की बाध्यताएं होती हैं। जी कानून व्यवस्था जितनी देश में उपलब्ध है जी उस व्यवस्था के तहत यदि इन मुद्दों को भी जोड़ दिया जाएगा तो कानून के ऊपर एक बहुत अतिरिक्त भार आने के कारण और अन्य मुद्दे विचलित हो जाएंगे या उनमें न्याय प्रणाली पे बहुत ज़्यादा भार आने से लोगों की और व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। जी पहले एसडीएम लेवल पर इस व्यवस्था का निर्णय अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। एसडीएम को जो अधिकार दिए गए हैं वो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनके क्लॉज डाले गए हैं, उनके आधार पर ही किसानों के निर्णय होंगे, हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी बात आती है तो उस पर विचारणीय है, मुद्दे तो संशोधन। एसडीएम नहीं सुनता किसान की, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे हो? एक सरकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठा है तो वो न्यायपूर्ण प्रणाली को ही अपनाएगा। कई दफा ये भी होता है कि कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट ने बदला है। ये कुछ प्रावधान की गुंजाइश अगर है तो उस पर विचार बाद में हो सकता है, जो मेरी व्यक्तिगत मैं समझता हूँ कि इस पे बाद में प्रावधान जैसे जैसे देखिए एक संशोधन किया, कानून बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की और उसके बाद प्रैक्टिकल तरीके से जब हम उसको लेकर चले तो उसकी खामियां सामने आती हैं। खामियां सामने आने के बाद उसके अंदर अमेंडमेंट करके उस कानून को और भी बढ़िया बनाया जा सकता है। इसकी गुंजाइश है जी, होनी चाहिए। और एमएसपी की बात आप एक विषय आपने अच्छा उठाया। आप एक चीज़ देखिए कि आज देश में 23 तिलहन और दलहन की जो फसलें हैं उनके ऊपर एमएसपी लागू है जी। इनमें एमएसपी तय करने का एक तरीका है जी। इसमें एक समिति ये तय करती है कि एमएसपी कितने रुपए किस तिलहन और दलहन पे तय है और सरकार की भी सीमाएं हैं जी। कि सरकार किस दलहन और तिलहन को कितनी मात्रा में खरीदने की क्षमता है जी। एक समय जब फसल कट के सामने आती है, मंडी में आती है, तो उसके लिए निर्धारित तोल में कितनी सरकार इस पे एमएसपी पे लेगी जी। इसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के लोग या अपने तरीके से लोग जो इसकी सेल करते हैं उस पे आधारित रह जाता है। और एमएसपी को जिस तरह से कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए कि एमएसपी को सारा साल क्यों नहीं लागू किया जाता जी। ये बहुत संभव नहीं है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के अंदर किसानों के लिए जो समृद्ध देश है, विकसित देश है, उन्होंने भी एमएसपी को सारा साल किसानों के लिए लागू करके देखा है। आप ये समझिए कि सिर्फ तिलहन और दलहन को खरीदने के लिए जो बजट अगर सारा साल में इस पर दे दिया जाएगा तो देश की अन्य व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी जी। देश का एक बजट है, उस बजट के अंदर देश को काम करना होता है जी। तो इसकी सीमाएं हैं और एमएसपी बराबर जारी रहेगी। इस पर सरकार ने बोल भी दिया है कि हम लिखित रूप में भी देने को तैयार हैं। ये अमेंडमेंट है और क्या है जी। जब सरकार लिखित में दे रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी पर आपको लगता है कि आपकी फसल की कीमत ठीक है तो आप उसको दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला कोई भी व्यापारी आपको इससे ज़्यादा कीमत पर आपकी फसल को खरीद रहा है तो आप उसको दे दीजिए। आप अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर चीज़ को बेच सकते हो, इसकी आपको प्रावधान कर दिए। तीसरी बात, जब किसान अपनी फसल को खेत के अंदर ही उगा के और खेत में ही बेच सकता है और उसके दाम उसको अच्छे मिलते हैं तो इसमें उसको किसान को फ़ायदा है जी। किसान की बहुत सारी ऊर्जाएं व्यर्थ जाती हैं, वो खेत के अंदर ही उसकी फसल का दाम मिलता है और उसके मन मुताबिक मिलता है तो उसके साथ एग्रीमेंट करे। बाध्यता ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आकर ही काम करे, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को किसान की व्यवस्था ही हम कहेंगे। देश की तरक्की के लिए ये एक बहुत अच्छा संशोधन करके मोदी सरकार ने जो ये किया है, मैं इसमें किसान के हित की ही बात देख रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत किसको है? बिचौलियों को। उनकी व्यवस्थाएं, उनके जो हित हैं उन पर कुठाराघात होता लग रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं जी। इसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, इस देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनमें से पंजाब का किसान इस बात को उठाकर क्यों चर्चित हो रहा है? आप देखिए हरियाणा का किसान इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, यूपी का किसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है,
दिल्ली के किसान की तो खैर उसकी तो बात ही आप ना करो, क्योंकि दिल्ली में तो किसान का दर्जा ही नहीं है, किसान को एमएसपी नहीं मिलता। आज एक जो दिल्ली में सरकार बैठी है जी, श्रीमान केजरीवाल जी, जो आज किसानों के हित के लिए वहाँ जाकर लड्डू बांट रहे हैं उनके अंदर, उन लोगों को ये पूछना चाहिए केजरीवाल जी से कि दिल्ली के अंदर आपने आज तक एमएसपी क्यों नहीं दी। आज दिल्ली का जो बचा खुचा किसान है, जो अपनी मेहनत करके अपनी चीज़ को बेचने के लिए दिल्ली की मंडियों में जा रहा है, उसको एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो आप। आपने जो किसान का दर्जा, कांग्रेस ने शीला दीक्षित के टाइम पे किसान का दर्जा खत्म कर दिया था, आपने आज वो किसान का दर्जा वापस बहाल क्यों नहीं किया। आप किसान के हित की बात तो करते हो, लेकिन सिर्फ वोट के कारण। आपकी मंशा, आम आदमी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। केजरीवाल और कुछ इसी तरह के लोग आज इस आंदोलन को आगे लोगों को, किसानों को भरमाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो किसान यूनियन भी हैं। मैं किसान यूनियन का बड़ा सम्मान करता हूं, किसान घरों से निकले हुए वे लोग हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि किसान यूनियन के जो आज नेता हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से उन पर कुछ न कुछ प्रभावित हैं। वो लोग किसी न किसी के हित, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो निष्पक्ष किसान हैं, अगर वो किसान यूनियन निष्पक्षता से चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या मुझे वहाँ कम लग रही है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी के हित या अपना भविष्य किसी पार्टी में देखने के कारण आज ये आंदोलन अपने कंधे पर उठाकर दिखाई दे रहे हैं। यानी आप कह रहे हो कि किसान यूनियन में जो नेता है वो कहीं ना कहीं नीचे नीचे पार्टी की तरफ है किसी ना। बिल्कुल, इसमें आप इस चीज़ को अन्यथा ना लें कि मैं किसी किसान यूनियन के विरोध में बोल रहा हूं, लेकिन दिख यही रहा है कि वो जो किसान यूनियन हैं, वो अधिकतर विपक्षी पार्टियों के किसी न किसी मोहजाल में हैं या अपना पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए दौड़ रहे हैं। किसानों की बात नहीं कर रहे हैं वो। एक बात बताइए आप, जब आप एक चीज़ पर अड़कर बैठ जाएंगे कि हमें तो जो 3 जो बिल आए हैं वो निरस्त चाहिए, आप संशोधन की बात क्यों नहीं करते। जब किसान के हित की बात की जा रही है तो उस अहित की बात को कहिए, बैठिए। आज हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, वो कितनी बार किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं। अमित शाह जी ने भी, आदरणीय मोदी जी ने भी विभिन्न मुद्दों को बोलते हुए किसान मुद्दे के ऊपर बहुत सारे हाथ जोड़कर भी किसानों से विनती की है। किसान बैठकर बात वो करें जो उनको लगता है कि ये गलत है। वो ये कह देना कि बिल ही निरस्त कर दो, ये ठीक नहीं है। ये इस देश की संविधान और इस प्रणाली को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है। किसान का सभी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी और पार्टियों से ज़्यादा किसानों का सम्मान करती है। किसान की आड़ में किसान यूनियन, किसान की आड़ में किसान यूनियन किसी और के उकसावे में आकर कुछ इस तरह के अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। ये मुद्दे देखिए, कभी भी कोई भी डिस्प्यूट अगर हल हुआ है तो बैठकर बात करने से हल हुआ है। इसके लिए बैठना पड़ेगा उनको और ये कह देना कि जो तुम लाए उसको निरस्त कर दो। इसका मतलब कल को संविधान की ऐसी और भी बहुत सारी बातें जो देश तोड़क हो सकती हैं, उनको भी बैठकर कोई यूं जिद लगा के बैठ जाएगा तो संविधान के दायरे में ही उससे बात की जा सकती है। देश हित पहले है, व्यक्ति बाद में है। ये पार्टियां या किसान यूनियन ये हैं, इन व्यवस्थाओं में इन लोगों का महत्व है, लेकिन देश सर्वोपरि है। और देश में जो 70% लोग इस व्यवसाय से, किसान से जुड़े हुए हैं, उनके हित भी देखने ज़रूरी हैं। एक भारत में इस वक्त ऐसी सरकार है जो देश हित में काम कर रही है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। उसके इन सब निर्णयों पर ना चाहते हुए एक आवाज़ उठाकर उनको रोकने की कोशिश है। ये देश तरक्की की एक गति पकड़ रहा है, उस गति को रोकने की व्यवस्था है। ये इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। बैठकर टेबल पर अपनी समस्या और उसके निराकरण के लिए बात होनी चाहिए। तीनों बिल निरस्त कर देना या यस और नो में जवाब दो, इस तरह का अड़ियल रवैया संविधान और देश और हमारे संस्कार नहीं कहते। तो असली बात ये हो गई कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हमें अपनी बीमारी तो बतानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आप अपनी समस्या
और उसमें आपको सबसे मूल में किस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है उस पर बात करिए। आपने जो संशोधन हुए हैं उसमें से क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, उसके ऊपर बहस करिए। सरकारें व्यवस्था बनाने के लिए बनाई जाती हैं, सरकारें देश के नागरिकों का हित साधने के लिए बनाई जाती हैं। इस तरह से उनसे बात करने का ये तरीका है जो इनका, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो देश के हित में काम कर रहे हैं। तो आप अपनी समस्या को बताकर उसका हल निकालने के लिए बैठिए। जी, भारद्वाज जी आज क्या कहना चाहेंगे उन किसानों को जो धरने पर बैठे हैं? मेरा मानना ये है कि बार बार आपको आमंत्रित किया जा रहा है। अभी भी आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हमारे कृषि मंत्री ने किसानों को अपनी कुछ बातें कही हैं, उनका जवाब उनकी तरफ से सरकार वेट कर रही है जी कि आप आइए और बैठिए। मेरा मानना यह है कि इस बिल में जिस पर आपको समस्या है उस पर बैठकर कृषि मंत्री और अन्य जो इस व्यवस्था के जुड़े लोग हैं उनसे बात करिए। उन बातों में आप वितंडावाद मत लेकर आइए, अड़ियल रवैया मत अपनाइए, उसमें व्यवहारिक तरीके से आप देखिए। और जो हो सके तो इस सर्दी में बहुत सारे लोग, मैंने सुना है वहाँ कुछ बुजुर्ग लोगों की मृत्यु हुई। मैं बड़ा दुखी हूँ कि इस तरह से बहुत सारे ऊर्जाएं हमारे देश की, किसानों की भी या और जो लोग बैठे उनकी बात बड़ी गलत है ये। तो उसका समाधान निकालकर देश को इस तरह से दिल्ली को घेरने की जो आपने ये बात कर रखी है, और लोग दिल्ली के बहुत परेशान हैं और सरकार आपके लिए चिंतित है, बैठकर बात करिए और अपना समाधान निकालिए। हमारे चैनल बदलाव की ओर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें।